भारतीय एजुकेशन सिस्टम की बात करने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में सीबीएसई या फिर किसी दूसरे बोर्ड में बच्चों के लिए पासिंग मार्क्स सिर्फ 33% ही क्यों हैं? इस सवाल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जवाब है जो आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगा। वहीं इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आखिर भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्या कमियाँ हैं जो यहाँ पर 10 साल के लगभग 94% बच्चे इंग्लिश की एक लाइन भी नहीं पढ़ पाते, और आखिर क्या वजह है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम पढ़े लिखे बेरोजगारों को ही जन्म देता है। जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर माता पिता जानते हैं कि बच्चे की नींव उसकी एजुकेशन पर ही टिकी होती है, जो कि बच्चों के व्यवहार, मानसिकता और टैलेंट में सुधार करती है। और यही वजह है कि हर कोई अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम, सबसे अच्छा स्कूल और सबसे अच्छा टीचर चाहता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम कई चुनौतियों से भरा हुआ है जो कि हाल ही में सामने आई है। इन चुनौतियों में से सबसे अहम है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और ट्रेनिंग की कमी होना, और बच्चों के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज करना। भारत में जब कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसे फिजिकली क्लास में अटेंड होना पड़ता है, जिसके लिए बच्चे को हर रोज अपने घर से स्कूल तक ट्रैवल करके जाना पड़ता है। इसका इंतजाम स्कूल की तरफ से स्कूल बस के रूप में किया जाता है, जिसके खर्च का सारा बर्डन बच्चों के पेरेंट्स पर आ पड़ता है, और बहुत से स्टूडेंट बजट के अभाव में एक अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लॉन्च की जाती है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर एक बच्चे को एक बेहतर शिक्षा मिल सके, लेकिन इन स्कीम्स के ज़्यादा फायदे नज़र नहीं आते। दूसरी वजह यह है कि बच्चों के ऊपर ग्रेड्स को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बनाया जाता है। भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट की इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस को उसके ग्रेड्स के आधार पर ही आंका जाता है, और दूसरी एक्टिविटीज़ को एजुकेशन से अलग माना जाता है और समझा जाता है कि स्पोर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, सिंगिंग, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ गैर जरूरी हैं। जिससे होता यह है कि सोसाइटी के दिमाग में यह ख्याल पैदा हो जाता है कि डॉक्टर्स, टीचर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स का पेशा ही सबसे बेहतर होता है, और हर कोई यही चाहता है कि उनका बच्चा इन्हीं में से कुछ बने। लेकिन इंडिया में इन जैसा प्रोफेशनल्स बनने के लिए 99% मार्क्स की ज़रूरत होती है, और बस बच्चे से उम्मीद लगा ली जाती है कि वो एग्ज़ाम में 99% स्कोर करेगा, और बच्चे को बेफालतू की टेंशन में डाल दिया जाता है, जबकि बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी हॉबी में मेहनत करे और उसी में अपना करियर भी बनाए। तीसरी वजह है बहुत ज़्यादा कंपटीशन का होना। आज के परफेक्ट वर्ल्ड में जिस स्टूडेंट ने कम से कम 90% स्कोर किया हो उसे ही इंटेलिजेंट समझ लिया जाता है, जबकि इस नज़रिए में सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए कि जिस स्टूडेंट ने कम मार्क्स स्कोर किए हैं वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट के IQ को मार्क्स के दायरे में नहीं समेटना चाहिए, बल्कि पढ़ाई के ट्रेडिशनल तरीके को बदलकर हमें इसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, और साथ ही साथ हमें एग्ज़ाम के तरीकों में भी सुधार करने की ज़रूरत है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज में बड़ी ही आसानी से सुधार किए जा सकते हैं। चौथी वजह है कि बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पर ध्यान न देना। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमियों में से एक कमी है कि इस सिस्टम को थ्योरेटिकल रूप से नॉलेज देने के लिए डेवलप किया गया है, ना कि प्रैक्टिकल रूप से, जैसे कि अलजेब्रा और उसके फॉर्मूले को याद रखना। क्या आपने कभी आज तक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अलजेब्रा के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलों का यूज़ किया है? आपका जवाब ना ही होगा, लेकिन इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं क्योंकि सिस्टम को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, जबकि होना ये चाहिए कि स्टूडेंट को सिर्फ एक फिक्स सिलेबस में न धकेल कर स्टूडेंट की ओवरऑल प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके उन्हीं के हिसाब से उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा मेमोराइजिंग या फिर रोट मेमोरी पर ध्यान दिया जाता है, जिसका नतीजा यह है कि वो लोग जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पास की है उन्हें किताब की रटी रटाई लाइंस तो आज भी याद होंगी, जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है, लेकिन उन्हीं लोगों को ये नहीं पता होता कि अपने टैक्सेस को कैलकुलेट कैसे करना है। जबकि अगर हम जापान या फिर चाइना की एजुकेशन सिस्टम पर नज़र डालते हैं तो हमें पता लगता है कि जापान और चाइना के एजुकेशन सिस्टम में थ्योरेटिकल और मेमोराइजिंग नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान दिया जाता है। उन्हें स्कूल में ही देश और दुनिया के तरह तरह के हुनर सिखा दी जाते हैं, और यही वजह है कि वहाँ पर कोई स्टूडेंट स्कूल से निकलता है तो उसके अंदर पहले से ही अलग अलग तरह की स्किल्स मौजूद होती हैं। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को भी चाइना और जापान के एजुकेशन सिस्टम से इंस्पायर होने की ज़रूरत है, तब कहीं जाकर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम पढ़े लिखे बेरोजगारों की बजाय
स्किलफुल पॉपुलेशन को जन्म देगा, जिससे आगे चलकर हमारा देश भी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस सवाल की जो हमने आपसे शुरुआत में पूछा था कि आखिर भारत के स्कूलों में पासिंग मार्क्स 33% ही क्यों होते हैं। तो इसकी वजह यह है कि भारत में एजुकेशन सिस्टम को अंग्रेजों ने डेवलप किया था। उससे पहले यहाँ पर गुरुकुल हुआ करते थे, जिसकी वजह से भारत के लोगों में अच्छी शिक्षा के साथ साथ आपसी व्यवहार भी काफ़ी बेहतर था। यहाँ पर लोगों के बीच एकता का बोलबाला था, जो अंग्रेजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ करता था। तब अंग्रेजों ने यहाँ पर एक नए एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया, जिसका मकसद भारत में गुरुकुल शिक्षा को हटाकर भारत के लोगों को अनपढ़ बना देना था। और उन्होंने इस सिस्टम में जानबूझकर मिनिमम पासिंग मार्क्स को 33% रखा, ताकि भारत के लोग बहुत कम नॉलेज को लेकर ही स्कूल से पास आउट हो सकें। इससे ना तो वो अंग्रेजी शिक्षा को सही तरीके से हासिल कर पाते थे और ना ही गुरुकुल शिक्षा के लायक रहते थे। और तब से लेकर आज तक भारत में सेकेंडरी स्कूलिंग के मिनिमम मार्क्स 33% ही हैं। अगर हम ब्रिटेन के सेकेंडरी स्कूलिंग को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स 65% है, जो कि भारत के सेकेंडरी स्कूलिंग के मिनिमम मार्क्स से डबल है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।